हारू जब छोटा बच्चा था तो वो सेंटा क्लॉज को गिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन सेंटा क्लॉज उसे भिकमंगा कहकर वहाँ से चले जाता है और जाने से पहले वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चों को ही गिफ्ट देता है। तो उस दिन से हारू को समझ में आ जाता है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही चलती है और वो कम उम्र में पैसों का असली मतलब सीख जाता है। हम देखते हैं कि समय बीतते जाता है और अब हारू एक टीनेजर बन चुका था। तो उसी तरफ हम बिल्डिंग के नीचे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए लेट हो चुके थे। जो स्क्रिप्ट उन लोगों ने तैयार करी थी उन्हें डिलीवर होने के लिए बहुत टाइम लग रहा था। तो दूसरा बंदा उससे कहता है कि हमने एक बंदे को कहा है और उसकी स्पीड देखकर लगता है कि वो 2 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। और हम देखते हैं कि वो बाइसिकल वाला बंदा भी पहुंच जाता है, जो कि आते ही उस जगह में हीरो वाली एंट्री लेता है, लेकिन साइड में ही क्रैश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाइसिकल वाला बंदा अपना हेलमेट उतारता है और हमें मालूम पड़ता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हारू है, जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वो उस जगह में उन लोगों को उनका डॉक्यूमेंट देकर अपनी पेमेंट लेते हुए निकल जाता है, बट एक बार फिर से वो क्रैश हो जाता है। हारू जब घर लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में अपने क्लासमेट्स दिखाई देते हैं, जो कि उसे बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं, लेकिन हारू साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो बड़ा अजीब आदमी है। यहाँ हम हारू के बॉस को देखते हैं, जो कि हारू को जॉब से निकाल देता है, ये कहते हुए कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा अपनी एज को छुपाते हुए, जबकि तुम तो नाबालिग हो। और जब हारू उससे पूछता है कि तुम्हें सब कुछ किसने बताया, तो हारू को मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स ने ही बताया और इवन कि उसके बॉस ने उसकी सैलरी उसके पेरेंट्स को दे दी है। जिस बात पर हारू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बॉस से कहता है कि आपको एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। हारू बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने घर की तरफ काफी तेजी से भाग जाता है अपनी सैलरी को अपने मम्मी पापा से लेने के लिए, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अगर पेरेंट्स के हाथों एक बार पैसे लग गए तो वो कभी नहीं लौटाते। हारू जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उनका अपार्टमेंट पूरा खाली है, लेकिन उसे टेबल में एक एनवेलप दिखाई देता है और उसे लगता है कि जरूर ये उसकी सैलरी होगी। हारू भागते हुए उस एनवेलप को खोलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक लेटर होता है जिसपे उसके पेरेंट्स ने लिखा था कि उन्होंने अपने राजा बेटा के लिए उसकी सैलरी को इन्वेस्ट कर दिया है और अब हारू के लिए सिर्फ वहाँ पे चिल्लर बचे हुए थे। यहाँ हारू उदास होते हुए जब उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है तो वहाँ पर भी एक एनवेलप होता है और उसे लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और जरूर इसके अंदर उसकी सैलरी होगी। लेकिन जब उसे वो खोलता है तो उसके अंदर बिल होता है, वो भी 10 लाख रुपए का। वहाँ पर एक लेटर भी था। हारू जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें उसके पेरेंट्स ने लिखा था कि जिस जगह उन्होंने हारू के फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करे थे वो लॉस में चले गए और अब वो अपने राजा बेटा से उम्मीद करते हैं कि वो इस कर्जे को अपने ऊपर ले ले और ये उनके राजा बेटे के लिए उसका क्रिसमस का गिफ्ट। हारू को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन तभी उसी वक्त उस जगह में वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनसे पैसे लिए गए थे। वो उधर आते ही हारू को पकड़ लेता है। हारू कहता है कि देखो मुझे कर्जे के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम और जिसने तुमसे कर्जा लिया था तुम उनके पीछे क्यों नहीं जाते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उनके बेटे हो और भले ही तुमसे पैसे निकालने के लिए हमें तुम्हें किसी आइलैंड में मजदूरी भी करानी पड़े तो हम कराएंगे। तभी दूसरा बंदा कहता है कि अरे इससे क्या फायदा, क्यों ना हम इस लड़के के गुर्दे निकाल दे, इससे तो हमें जल्दी पैसे मिल जाएंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर हारू उस जगह में डर जाता है और खिड़की से कूदते हुए भाग जाता है। रात के टाइम पर हम हारू को देखते हैं जो कि पार्क के बेंच में बैठा हुआ था। उसने कुछ देर के लिए उन बंदों से अपना पीछा तो छुड़ा लिया था, लेकिन अब सोच रहा होता है कि आखिर वो इतने पैसे लाएगा कहाँ से, और इवन कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में याद करके भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो सोचता है कि आखिर सारी मुसीबतें मेरे ही सर पे क्यों है। तभी उसे पास एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकाल रही होती है, जिसे कि हारू देख रहा होता है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना वो इस लड़की को किडनैप कर ले और उसके खानदान से 10 लाख की डिमांड करे। लेकिन तभी हम उस जगह में देखते हैं कि कुछ 2 बड़े आदमी आकर उस लड़की को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। अब इससे पहले कि हारू का माल उस जगह में कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता, हारू उस जगह में उस बंदे को आकर पंच मार देता है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों ही बंदे उस जगह में डर के मारे भाग जाते हैं। अपनी जान बचाकर वो लड़की उस जगह में काफी ज्यादा खुश होती है और हारू को थैंक्स करते हैं और अपना नाम नागी बताती है। हम देखते हैं कि नागी को उस जगह में ठंड लग रही थी, तो जिस पर हारू उसे अपना जैकेट दे देता है। वो लड़की उस जैकेट को देखकर कहती है कि तो मंगल बाजार की स्वेटर लग रही है। वो ऐसे लोकल ब्रांड्स नहीं पहनती है, लेकिन इस वक्त उसे ठंड लग रही है, तो वो हारू को थैंक्स कहती है और इसके बदले हारू को पे करने के लिए भी कहती है कुछ भी। हारू के दिमाग में वही किडनैपिंग वाला आइडिया घूम रहा होता है, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन वो लड़की उस चीज को गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि शायद हारू उसे डेट में चलने के लिए कह रहा है, इसलिए वो ब्लश करते हुए तैयार हो जाती है। हारू उस जगह में नागी के गार्जियंस का नंबर मांगता है और कोने में जाकर नंबर डायल करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है जिससे कि वो नंबर डायल कर सके, इसलिए वो उदास होते हुए वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी वो जमीन में गिर जाता है और बचे कुछ चिल्लर नाले में गिर जाते हैं। हारू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पाता और उस वक्त वो पूरी उम्मीद हार जाता है। वो कहता है कि भले ही ये दुनिया पैसों से चलती है, लेकिन पैसे कमाना इतना ज्यादा आसान नहीं। तभी उसी वक्त
वक्त उस जगह में एक जवान लड़की आकर उसे अपना मफलर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। उस लड़की की ऐसी काइंड स्माइल को देखकर हारू उस जगह में रोने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर उसने किसी के साथ बुरा करने की सोची भी कैसे, जबकि वाकई में इस दुनिया में काफी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन तभी उसे नागी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और वो दोनों के दोनों देखते हैं कि कुछ गुंडे नागी को जबरदस्ती वैन में ले जा रहे होते हैं। अब नागी को बचाने के लिए वो उस लड़की की साइकिल को ले जाने लगता है, तो वो लेडी भी उसे मना नहीं करती। हम देखते हैं कि हारू कितनी तेज स्पीड से उस साइकिल को चला रहा होता है, जिसे देखकर वो किडनैपर्स भी 2 सेकंड के लिए डर जाते हैं और वो कार की स्पीड को और भी तेज से भगाने लगते हैं। यहाँ नागी पीछे बैठे हुए हारू का नाम ले रही होती है और तभी हम देखते हैं कि हारू काफी तेजी से उस कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो कार रुकने की वजह उस जगह में हारू को उड़ाते हुए चले जाती है। अच्छी बात तो ये थी कि हारू डायरेक्ट उनकी गाड़ी के शीशे में आकर लैंड होता है, जिसे देखकर वो दोनों के दोनों किडनैपर्स डर जाते हैं कि आखिर कोई इंसान इतना तेज कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन किडनैपर्स को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ हम नागी को देखते हैं जो कि हारू के पास आकर उससे कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो हारू उससे पूछता है कि क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है, और इसके बाद वो उस जगह में बेहोश हो जाता है। नागी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लेडी भी आ जाती है और यहाँ उन दोनों की बातचीत से मालूम पड़ता है कि वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। नागी उस लड़की को बताती है कि हारू ने मेरी जान बचाई है और हम उसे यहाँ पर नहीं छोड़ के जा सकते। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ फेवर के तौर पर एक जॉब मांग रहा है, लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है नागी और उस लड़की को ले जाने के लिए, और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि वो काफी अमीर लड़कियां हैं। तो उसी तरफ हम हारू को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने सेंटा क्लॉज होते हैं जो कि उसे बताता है कि वो मर चुका है। हारू कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। सेंटा क्लॉज कहते हैं कि इससे भी बुरी बात यह है कि तुमने किसी छोटे बच्चे को किडनैप करने का सोचा और इसलिए तुम जल्द ही हेल में जाने वाले हो। इस बात को सुनकर हारू डर जाता है और उस जगह में माफी मांगने लगता है। जब हारू की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक काफी महंगी लग्जरियस रूम में पाता है, जिसे देखकर हारू को लगता है कि वाकई में सेंटा क्लॉज सही बोल रहा था, शायद इस वक्त वो स्वर्ग में है। तो उसी तब हम उसी मेंशन के अंदर नागी को देखते हैं जो कि उस लड़की यानी कि उसका नाम मरिया होता है और वो वहाँ की मेड थी। नागी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ हारू मेरा पर्सनल बटलर बन जाए, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मरिया उससे कहती है कि वो आपका बटलर तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उससे कुछ पूछताछ करनी होगी। यहाँ दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो कि नहाने के लिए उसी मेंशन के अंदर मौजूद हॉट स्प्रिंग में आ जाता है और वहाँ आकर रिलैक्स हो जाता है। तभी उसी वक्त उसे मरिया की आवाज सुनाई देती है जो कि वहीं पर ही नहा रही थी। वो उससे कहती है कि गर्म पानी में तुम्हारी चोट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी बात को सुनकर हारू डर जाता है और उस जगह में बेहोश हो जाता है। हारू की जब वापस आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी रूम में पाता है, लेकिन इस वक्त मारिया उसके बगल में होती है, जहाँ मारिया उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि वो इस घर की मेड है और जिस बच्ची को तुमने बचाया था वो मेरी मास्टर। वेल, क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दिन पार्क में हुआ क्या था? हारू को लगता है कि शायद वो पकड़ा गया और उन्हें मालूम पड़ चुका है कि वो नागी को किडनैप करना चाहता था, इसलिए वो उस जगह में माफी मांगने लगता है और डर के मारे सब कुछ उगल देता है। मारिया को मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर वाकई में काफी ज्यादा कर्जा है। तभी उसी वक्त वहाँ पर नागी भी पहुंच जाती है और हारू उस जगह में नागी से भी माफी मांगता है कल रात को उसने जो भी करा था। नागी को याद आता है कि शायद वो उसकी बात कर रहा है, यानी कि जब उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था, जिस पर नागी उसे माफ कर देती है, ये कहते हुए कि मैं उस बात से इतना भी ज्यादा नाराज नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने मुझे बचाया था तो तुम्हें मैं अपनी पर्सनल बटलर की जॉब दे सकती हूँ। उस बात पर हारू काफी ज्यादा खुश होता है और नागी का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स करने लगता है। इस चीज पर नागी उस जगह में और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। यहाँ मारिया को देखते हैं जो कि हंसते हंसते ये सारी चीजें देख रही होती है। यहाँ वो इसके बारे में जब उस घर के दूसरे बटलर को बताती है तो वो बटलर, उसका नाम क्लाउज होता है, वो मारिया से कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस जगह से भगा दो, हमें किसी भी नए बटलर की जरूरत नहीं है प्रिंसेस के लिए। तो उसी तरफ हम हारू को देखते हैं जिसने कि अपने बटलर के क्लोथ पहने हुए थे। मारिया हारू को देखते हैं जो कि अपनी जॉब को लेकर कितना ज्यादा खुश और पैसिनेटेड था। वो सोचती है कि आखिर मैं हारू जैसे बंदे को कैसे जॉब से निकाल सकती हूँ, और इसके बाद हारू को पहला टास्क दिया जाता है जहाँ उसे घर को साफ करना था और हम देखते हैं कि वो मेंशन को इतना चमका देता है कि हर चीज चमकने लगती है। उसकी ऐसे स्किल पर मारिया काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उससे पूछती है कि इतनी कम उम्र में उसने ये चीज इतने अच्छे से कैसे सीख ली। हारू बताता है कि उसने सैनिटाइजेशन में जॉब करी थी
जब वो लगभग 8 साल का था। लगता है हारू ने सेंटा क्लॉज की बात दिल पर ले ली थी। हारू उस जगह में उस मेंशन की नई जगह ढूंढने लगता है सफाई करने के लिए। तो तभी उसकी नजर एक रूम में जाती है जहाँ पर की काफी सारी किताबें थी और वो एक तरह की लाइब्रेरी थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस जगह में सबके सब कार्टून वाली किताबें थी। नागी को ये बात जब मालूम पड़ती कि हारू उसके सीक्रेट लाइब्रेरी में आकर उसकी कार्टून वाली किताबें पढ़ रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में हारू को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। यहाँ हारू जब मेंशन के दरवाजे से जा ही रहा होता है बाहर कि उसी वक्त रास्ते में उसके कर्जे वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं और हारू को अपने साथ ले जाते हैं। तो उसी तरफ हम नागी को देखते हैं जो कि वीडियो गेम्स खेल रही होती है काफी देर से। मारिया जब नागी के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने वाकई में हारू को निकाल दिया तो नागी को याद आता है कि हाँ, और अब उसे बुरा लगता है कि जिस बंदे ने उसकी जान बचाई उसने उसे ही घर से निकाल दिया। तो वो मारिया से कहती है कि मुझे हारू के पास ले जाओ। तो उसी तरफ हम हारू को देखते हैं जिसे कि वो गुंडे हारू को एक कंस्ट्रक्शन साइट में ले आते हैं जहाँ वो लोग उससे कहते हैं कि तुमने हमारा कर्जा नहीं लौटाया है ना, तो कोई नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है। और इसके बाद वो हारू को जबरदस्ती एक शिप के जरिए उसे बेचने के लिए भेज रहे होते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर नागी भी पहुंच जाती है मास्क पहनकर, बिल्कुल अपनी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का। वो उन गुंडों से कहती है कि हारू को मेरे हवाले कर दो क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ पर आ गई। उन गुंडों को पहले यकीन नहीं होता, इसलिए वो उन पैसों को चेक करने के लिए नागी के करीब जाने लगता है। लेकिन हारू नागी के आगे खड़ा हो जाता है और यहाँ नागी चुपचाप उन लोगों को उनका पैसा दे देती है और वो इतनी अमाउंट थी जितने हारू के ऊपर कर्जा था। लोगों के जाने के बाद नागी उससे कहती है कि मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, इसे तुम बस गिफ्ट समझ लेना। हारू उस जगह में खुश होता है लेकिन नागी को उस मार्क्स में देखकर वो कहता है कि तो वही मार्क्स है ना जिस कार्टून को तुम देखते रहती हो। इस बात को सुनकर नागी को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से में आकर हारू से कहती है कि उस गिफ्ट वाली बात को भूल जाना क्योंकि तुम्हें मुझे कर्जा पे भी करना होगा। यहाँ हम वापस मेंशन के अंदर देखते हैं जहाँ नागी अभी भी उससे नाराज थी और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था कि नागी को उनके लिए लगभग 40 साल तक काम करना होगा, तब जाके उसका कर्जा माफ होगा। इस बात को सुनकर हारू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नागी उनसे कहती है कि खुशी मनाओ, उन गुंडों की तरह हमने तुम्हारे गुर्दे नहीं बेचे अभी तक। एक दिन जब नागी हारू के साथ वीडियो गेम्स खेल रही होती है तो वो उसे अपने मेंशन के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि इस मेंशन में सिर्फ हम 3 ही रहते हैं, एक तो मैं, मारिया और तुम। जिस बात को सुनकर हारू उस जगह में खुश होता है और उससे कहता है कि वो काफी किस्मत वाला है कि वो सुंदर लड़कियों के बीच में रह रहा है उसकी ऐसी। अब इस बात को सुनकर नागी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और उसे ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आती है कि हारू ने सिर्फ और सिर्फ उसे ही सुंदर नहीं बल्कि मारिया को भी कहा। इस बात पर वो गुस्से में आकर गेम में उसके कैरेक्टर को काफी बुरी तरीके से कूट देती है और उससे कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हालत भी तुम्हारे कैरेक्टर जैसे हो जाए तो अभी इसी वक्त मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। हारू अचानक से उसके मूड चेंज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने क्या करा, लेकिन मारिया उसे लात मार के कमरे से भगा देती है। हम देखते हैं कि लगभग 1 महीना बीत जाता है और अब नया साल आने ही वाला था। हारू सोचता है कि इस साल उसके साथ कितना कुछ हुआ। पहले तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, फिर नागी ने उसे हायर करा और अब वो इतनी महंगी मेंशन के अंदर काम कर रहा है। क्या मैं इसे अपना लक समझूं? इसके बाद वो बाद में मारिया के पास आता है और उससे काम मांगता है करने के लिए। तो मारिया उसे काम देती है कि वो जाकर नागी को उठाए। हारू यहाँ नागी के रूम में जाता है लेकिन वो एक चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि नागी के बगल में एक काफी बड़ा व्हाइट टाइगर सो रहा था। नागी उसके आने की आवाज से उठ जाती है और उसे बताती है कि वो कोई व्हाइट टाइगर नहीं बल्कि एक किटन है और उसका नाम टोमा है। हारू काफी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है और सोचने लगता है कि वाकई में नागी को नहीं मालूम कि वो एक व्हाइट टाइगर ही है और एक टाइगर किसी इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ वो नागी को बचाने के लिए उस टाइगर के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी क्लाउस यानी कि वहाँ का बटलर बाहर आ जाता है और हारू से कहता है कि तो तुम वही लड़के हो है ना, मैंने देख लिया तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स नहीं और तुम तो बस एक टीनेजर हो। इसलिए वो इस जगह में हारू को फाइट कर देता है उस जॉब से, ये कहते हुए कि तुम प्रिंसेस के लिए काम करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। असल में बात ये थी कि उस बटलर को कोई भी नया बंदा पसंद नहीं था घर में, सिर्फ और सिर्फ नागी और मारिया को छोड़ते हुए, इवन कि वो व्हाइट टाइगर भी नहीं। ये बात जब व्हाइट टाइगर के कानों में पहुंचती है तो वो गुस्से में आकर उस बटलर के ऊपर अटैक कर देता है और हारू के साथ गार्डन में कूद जाता है लड़ाई करने के लिए। हारू उस व्हाइट टाइगर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम्हें नहीं मालूम मैंने बचपन में इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस को लिया है और तुम्हारे
तुम्हारे जैसे टाइगर्स को तो मैं एक चुटकी में हरा दूं। यहाँ दूसरी तरफ वो बटलर चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वही इस घर में रुक सकता है। जिसपे कि नीचे वो दोनों के दोनों ही तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। यहाँ हम मारिया को देखते हैं जो कि जब सफाई करते करते अपने गार्डन में पहुंचती है तो अपने गार्डन की हालत को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और यहाँ वो उस टाइगर को और हारू को साथ में लड़ता हुआ देखकर समझ जाती है कि ये काम उन दोनों का ही है। लेकिन वो दोनों बताते हैं कि ये लड़ाई करने के लिए हमें उस बटलर ने कहा और नागी ने। इस बात पर मारिया उस जगह में क्रीपी से स्माइल देती है, ये कहते हुए कि उन दोनों को तो वो बाद में देख लेगी, एक बार बस वो हारू की चोट ठीक करते। इस बात को सुनकर वो दोनों के दोनों ही डर जाते हैं। यहाँ हम थोड़ी देर बाद मारिया को देखते हैं जो कि हारू की चोटों पर मरहम पट्टी करने के बाद उसे बताती है उस टाइगर के बारे में जिसका नाम टोमा है। नागी टोमा को अफ्रीका से लेकर आई है जब वो ट्रिप में गई थी वहाँ। उस वक्त टोमा बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसे लगा कि वो एक किटन है, इसलिए वो मेंशन में उसे ले आए। टोमा तब से इसी घर में बड़ा हुआ है और अब वो एक टाइगर में बदल चुका है। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन टोमा को वापस से जू में भेज पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि उसे अब इस महल की लग्जरियस चीजों से आदत पड़ चुकी है और जैसा कि वो नागी के लिए कोई भी खतरा नहीं है इसलिए हम उसे मना भी नहीं करते। उसकी बातों पर हारू समझ जाता है और मारिया के उस जगह से चले जाने के बाद कहता है कि उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल सेम है। नागी ने मुझे भी नई लाइफ दी और इसको भी, तो हम दोनों के दोनों एक तरीके से सेम ही हुए। इस बात पर वो टाइगर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, मैं तो तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। और ये कहते हुए वो उस जगह से चले जाता है, उसे ये बताते हुए कि किसी को मत बताना, मैं बात भी कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातों पर हारू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और जब उसे इस बात का रियलाइज होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। थोड़ी देर बाद हम उस बटलर को देखते हैं जो कि बाकियों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें हारू को यहाँ पर रखना चाहिए। लेकिन मरिया कहती है कि तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि हारू इस लायक है। तो वो बटलर उस जगह में कहता है कि क्यों ना हम हारू का टेस्ट ले ले और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ अंदर नागी हारू को डरा रही होती है कि उसकी पनिशमेंट इतनी भी आसान नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हें गर्म तेल में उबालने के लिए सोच रहा होगा। इस बात पर हारू डर जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर वो बटलर भी पहुंच जाता है और हारू को एक मशीन से इंट्रोड्यूस कराता है कि खास एलोन मस्क ने बनाया है। वो बटलर उस जगह में कहता है कि देखते हैं नागी को कौन सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाता है। दूसरी तरफ नागी जो कि उस रोबोट के पास जाती है और कहती है कि ये कितना बदसूरत है, मेरे को पिंक कलर पसंद है। इस बात पर वो रोबोट गुस्सा होकर उसी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि हारू बीच में आकर नागी को बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त वो रोबोट अपने अंदर की मिसाइल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वो सबके सब उस जगह में डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो रोबोट आसपास तबाही मचाने लगता है। लेकिन हारू पास पकड़ी हुई चम्मचों को पकड़ के उसके पैर को लॉक करके जमीन में गिरा देता है और लास्ट में उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिस पर कि उसे खुद पे करंट लग जाता है। लेकिन फाइनली वो उस रोबोट को हराने में कामयाब हो जाता है। इस चीज को देखकर वो बटलर ना चाहते हुए भी हारू को रहने की इजाजत दे देता है। यहाँ जब हारू को बात में होश आता है तो उसके सामने नागी बैठी होती है। हारू नागी से पूछता है कि क्या उसने टेस्ट पास कर लिया, तो नागी हाँ में जवाब दे दिया और वहाँ एक बार फिर से उनका रोमांटिक ड्रामा शुरू हो जाता है। एक दिन जब हारू गार्डन में साफ सफाई कर रहा होता है उसी वक्त हम नागी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए जा रही होती है। अंदर मारिया साफ सफाई करते टाइम नोटिस करती है कि नागी अपना टिफिन ले जाना भूल गई। उसी वक्त हारू भी अंदर पहुंच जाता है और इस पर मारिया हारू से कहती है कि क्या तुम नागी को उसके स्कूल में उसका टिफिन दे दोगे। अब जहाँ नागी पढ़ती है वो कोई लोकल स्कूल नहीं था बल्कि अमीरों का काफी बड़ा स्कूल था, जहाँ दूर दूर से अमीर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मारिया उससे कहती है कि तुम ये काम कर दोगे ना, क्योंकि तुम्हें मालूम है नागी बाहर का खाना नहीं खाती, इसलिए उसके लिए स्पेशल घर का खाना बनाया जाता है। हारू इस बात पर एग्री हो जाता है और अगले सीन में हम हारू को उसी स्कूल के गेट के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। हारू ने आज से पहले इतनी बड़ी स्कूल कभी देखी नहीं थी, इवन कि स्कूल का गेट भी उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन उसे वहाँ एक टीचर रोक देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई कबाड़ा वाला अंदर आना चाहता है। हारू उसे बताता है कि वो कोई कबाड़े वाला नहीं बल्कि नागी का बटलर है, लेकिन वो टीचर उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि इवन कि एक बटलर भी काफी महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनता है, इसलिए उसे मुक्का मार के बाहर निकाल देती है। हारू उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती और यहाँ वो दोनों के दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं फाइट करने के लिए। जहाँ चलते चलते हारू नोटिस करता है कि वो स्कूल के एंट्रेंस के सामने और वो टीचर स्कूल के बाहर, इसलिए वो भागते हुए अंदर चले जाता है और वो टीचर उसे रोकने लगती है। यहाँ हम 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनका नाम मिकी, इज़ुमी और रीजा होता है। वो भी उस जगह में टीचर की मदद करने लगते हैं उसको ढूंढने के लिए। यहाँ हम हारू को देखते हैं जो कि इतने बड़े स्कूल में भटक जाता है। जहाँ चलते चलते उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की पेड़ में चढ़ी हुई थी और वो हारू से मदद मांग रही होती है, ये कहते हुए कि मैं कूदने
वाली हूँ, मुझे कैच कर लेना। हारू इससे पहले कि तैयार हो पाता वो लड़की डायरेक्ट उसके चेहरे पर कूद जाती है। यहाँ हारू तो जमीन में गिर जाता है लेकिन वो लड़की सेफली लैंडिंग कर देती है। इसके बाद वो बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है, लेकिन जब मैंने एक चिड़िया के बच्चे को नीचे गिरा हुआ देखा तो मैंने उसकी मदद करी। और इसके बाद वो हारू को भी थैंक्स कहती है। यहाँ घर में मारिया नागी को कॉल करके बताती है कि हारू उसका टिफिन डिलीवर करने आ रहा है, जिस पर कि नागी खुश हो जाती है। यहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि हारू को अपने साथ ले आती है। उस लड़की का नाम हीना था, वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी। वो लड़की उसे स्कूल के टॉप बिल्डिंग पर ले आती है और हारू से कहती है कि तुम यहाँ से नागी को ढूंढ सकते हो। यहाँ हारू जो कि उतनी ऊंचाई से पूरी सिटी का नजारा देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और इसके बाद फाइनली उसे कैफेटेरिया भी मिल जाता है। तो वो दोनों के दोनों कैफेटेरिया के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो टीचर आकर हारू को रोक लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो टीचर और हीना एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो दोनों के दोनों ही बहनें हैं, इसलिए वो वहाँ पर लड़ने लगती है और सही मौका देखकर हारू के हाथ से टिफिन खींचकर उसी रूफ टॉप के कोने पर ले जाती है, ये कहते हुए कि अगर वो लड़का सच सच नहीं बताता कि आखिर वो जासूस है कौन, तब तक मैं टिफिन नहीं दूंगी। लेकिन हीना उससे कहती कि वो कोई जासूस नहीं बल्कि वाकई में नागी का बटलर है, उसे टिफिन देने के लिए आया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उस टिफिन में मौजूद नाम को पढ़ सकती है। जब वो टीचर उस नाम को पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसने हारू के ऊपर शक करा। इससे पहले कि वो टिफिन दे पाती तभी अचानक से काफी तेज हवा की वजह से वो छत से नीचे गिरने लगती है, लेकिन हारू आकर उसे बचा लेता है। लेकिन अफसोस वो टिफिन नीचे गिर के पूरा खराब हो जाता है, जिस पर कि एंड में हारू काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन नागी को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो हारू के ऊपर गुस्सा नहीं करती क्योंकि अब उसे काफी अच्छा मौका मिल चुका था घर जाने का और वो हाफ डे में ही घर चले जाती है। दूसरी तरफ हम नागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं हारू को लेकर। तुमने देखा वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम था, मैं भी अपने डैड से कहकर ऐसी बटलर मंगाऊंगी। यहाँ अगले दिन हम देखते हैं कि हारू नागी की मदद करता है तैयार होने में, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि नागी वापस से सोने चले जाते हैं। जब हारू मारिया से पूछता है कि क्या आज वो स्कूल नहीं जाएगी तो मारिया बताती है कि नहीं, वो सिर्फ हफ्ते में एक दिन स्कूल जाती है, बाकी 6 दिन छुट्टी करती है। इस बात पर हारू काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि फोन बजता है और मारिया नागी को बताती है कि सकुया का कॉल है, लेकिन नागी उसे कॉल कट करने के लिए कह देती है। तभी अचानक से सकुया उस जगह में खिड़की के रास्ते कूदते हुए उसके घर में घुस जाती है, नागी के ऊपर गुस्सा करते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल कट करने की। हाँ, यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि सकुया नागी की बुआ की लड़की है। वो उस जगह में मारिया को ऑर्डर देती है कि उसके लिए गरम गरम चाय लाई जाए, लेकिन हम देखते हैं कि नागी उसके सर पे गरम चाय गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ नागी उससे कहती है कि तुम यहाँ आप क्या लेने आई हो। साकुया उस जगह में कहती है कि उसने नागी के नए बटलर के बारे में सुना है और वो वहाँ पर उसी को ही देखने आई। जब उसे हारू के बारे में मालूम पड़ता है तो इसके बाद वो बिना देरी ना करते हुए गार्डन में चले जाती है जहाँ हारू अपना काम कर रहा होता है और वो उसे जबरदस्ती पकड़ के उसका मुंह खोलने के लिए कहती है, उसका नाम बताने के लिए। हारू इससे पहले कि कुछ बोल पाता वो उस जगह में उसे बहुत ही ज्यादा कूट देती है। तभी वहाँ पर नागी भी आकर साकुया को लात मारकर साइड कर देती है, ये कहते हुए कि ये कोई तरीका है किसी से नाम पूछने का, एटलीस्ट से बोलने का मौका तो दो। साकुया कहते कि तुम्हारा बॉडीगार्ड काफी बोरिंग है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। यहाँ जब साकुया और नागी साथ में बैठे होते अंदर तो वो नोटिस करते हैं कि आज कितनी ज्यादा ठंड है। नागी की दूसरी दोस्त भी आज आने वाली थी जिसका नाम सुमी है। वो तीनों के तीनों कजिन्स है। नागी पूछती है कि आखिर सुमी को इतनी देरी क्यों लग रही है। साकुया बताती है कि तुम्हें तो मालूम है ना वो लड़की कितनी ज्यादा डम्ब है, अगर वो रास्ता भी भूल जाएगी वो तब भी किसी से नहीं पूछेगी। तो उसी दफा मरिया को देखते हैं जो कि किचन में काम कर रही होती है और वो हारू से कहती है कि क्या तुम बाहर से कुछ चाय पत्ती लेकर आ जाओगे, क्योंकि घर में खत्म हो चुकी थी। अब जिस पर हारू एग्री हो जाता है। जाने से पहले मारिया उसे काफी महंगा कोट दे देती है, ये बताते हुए कि वो हारू के दोनों गुर्दों से भी ज्यादा महंगे हैं। तो इस बात को हारू दिल पे ले लेता है। यहाँ हम एक मेंशन में कुछ बॉडीगार्ड्स को देख रहे होते हैं जो कि अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहे थे, यानी कि वही लड़की जिसके बारे में नागी और सकुया बात कर रहे थे, उनकी दोस्त सुमी। असल में वो बिना बताए घर से अकेले चले गई, तो वो लोग टेंशन में थे कि कहीं रास्ते के बीच में कोई इसे किडनैप ना कर ले, इसलिए वो लोग बिना देरी ना करते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। या हम हारू को देखते हैं जो कि जब मार्केट जा रहा होता है तो वो अपने दिमाग में एक बात को ध्यान में रखता है कि उसे कुछ भी करके इस कोट को गंदा करके मारिया को गुस्सा नहीं दिलाना, इसलिए वो हर चीज से बच रहा होता है। एक बार तो उसके सर में पेंट भी करने वाला था, लेकिन वो उससे भी अपने आप को बचा लेता है। वो चलते चलते पार्क के पास से गुजरने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि वेंडिंग मशीन के अंदर चेक डाल रही होती है, जिससे कि वो वेंडिंग
मशीन बार बार रिजेक्ट करते रही थी। हारू उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम पैसे उसके अंदर डालो, क्योंकि मशीन चेक को नहीं लेती। हम देखते हैं कि वो लड़की कितनी ज्यादा चुपचाप थी। वो उस जगह में हारू को देखती है, वो भी बिना कुछ बोले, जिसके बाद हारू उस जगह से जाने लगता है। यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि फाइनली हारू से कहती है कि मैं रास्ता भटक गई, क्या तुम मेरी मदद करोगे। हारू काफी ज्यादा शॉक होता है। उसे मालूम था कि अगर वो घर लेट पहुंचा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो एक बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता है। इसलिए वो उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिर उसे कहाँ जाना है, लेकिन उसे मालूम नहीं था। तभी अचानक से उस जगह में उसकी पूरी बॉडी गार्ड्स की फौज पहुंच जाती है और वो हारू से कहते हैं कि उस लेडी को हमारे हवाले कर दो। हारू को लगता है कि शायद वो किडनैपर्स है और उसे किडनैप करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन बॉडी गार्ड्स को भी यही लगता है कि हारू किडनैपर है। इसलिए वो अपनी कटाना के साथ हारू को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि हारू उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर उस जगह से भागने लगता है, उसे उनसे बचाने के लिए। और यहाँ उन दोनों का रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है। हारू देखता है कि वो लड़की उससे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो उस रोमांटिक सीन में इतना घुस जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता। इस वक्त वो पूल के ऊपर खड़े हैं और वो गिरने ही वाले हैं। हारू को जब फाइनली ये बात रियलाइज होती है तो उसे उस जगह में ना अपनी परवाह थी ना उस लड़की की, सिवाय उसे अपनी कोट की परवाह थी। और उसे बचाने के लिए वो आइडिया सोचने लगता है। वो उस कोट को पेड़ की टहनी से बांध देता है, लेकिन वो टहनी टूट जाती है, जिस पर की वो दोनों की दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, साथ में वो कोट भी, जो कि अब पूरा भीग चुका था। थोड़ी देर बाद हम उन्हें बाहर देखते हैं, जहाँ हारू रो रहा होता है कि आखिर अब वो इस कोट के साथ क्या करे। अगर मारिया को इसके बारे में मालूम पड़ा तो मुझे काफी कूटेगी। उसे इतना परेशान देखकर वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस कोट की कीमत दे सकती हूँ, लेकिन हारू उससे कहता है कि रहने दो, ये मेरे वजह से हुआ है वैसे भी, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था उन किडनैपर से। इस बात को सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किडनैपर नहीं बल्कि मेरे बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन उसकी आवाज इतनी ज्यादा स्लो थी कि वो हारू के कान तक नहीं पहुंच पाती। हारू यहाँ उस लड़की को नागी के मेंशन के बाहर ले आता है, ये सोचते हुए कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित रहेगी, क्योंकि नागी भले ही काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, लेकिन वो दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उसने मुझे भी सहारा दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें भी सहारा देगी। और ये कहते हुए हारू उस जगह से भाग जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो कोट खराब हो चुका था और वो इस हालत में अंदर नहीं जा सकता था। तो उसी तरफ हम उस जगह में उस लड़की के बॉडी गार्ड्स को देखते हैं, जो कि हारू को ही ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा है कौन और वो हमारे प्रिंसेस को कहाँ लेकर चले गया। यहाँ घर के अंदर हम नागी को देखते हैं, जो कि सुई का वेट कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सुई भी पहुंच जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि नागी की दोस्त है। नागी काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो टाइम पर पहुंच जाएगी, क्योंकि वो हर बार रास्ता भटक जाती थी। सुई उसे बताती है कि एक लड़के ने उसकी मदद करी, उसका नाम हारू था। वो इस वक्त काफी ज्यादा बीमार हो चुका है ठंड की वजह से, अगर उसे इलाज नहीं मिला तो मुझे लगता है कि शायद वो मर जाएगा। उसकी ऐसी बातों पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। दूसरी तरफ हम एक ब्रिज के नीचे हारू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे छुपा हुआ था। वो घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने मारिया का कोट खराब जो कर दिया था। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर वही बंदे भी आ जाते हैं, यानी कि जिनसे हारू के पेरेंट्स ने डांट लिया था। वो एक बार फिर से हारू को उस जगह में पकड़कर कूटने के लाए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुई के बॉडीगार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और अब हारू दोनों के बीच फंस चुका था। वो सभी के सभी अपनी कटाना को बाहर निकालते थे। हारू इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सब के सब हारू के अगेंस्ट हो चुके थे। हारू सोचने लगता है कि काश वो पहले ही घर चले जाता और मारिया को सब कुछ सच से बता देता, तो शायद वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही वो सबके सब लोग हारू के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करते हैं, उस जगह में हारू को देखते हैं, जो कि उस कोट को बीच में फेंक देता है और खुद उस जगह से भाग जाता है। यहाँ मेंशन के अंदर हम नागी को देखते हैं, जिससे कि हारू की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुई, जो कि नागी से कहते हैं कि तुम हारू के ऊपर गुस्सा मत होना, उसने जानबूझकर उस कोट को खराब नहीं करा था, वो तो बस मुझे बचाने के चक्कर में हुआ। नागी मारिया से कहती है कि तुम उस कोट के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी। और इसके बाद वो दरवाजा खोलने से पहले सुई से पूछते है कि क्या हारू ने कुछ कहा तुमसे मेरे बारे में, तो जिस पर सुई को कुछ भी याद नहीं था सिवाय इस बात के कि कैसे हीरो की तरह हारू ने उसकी जान बचाई थी। और इस बात पर नागी का मूड ऑफ हो जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि नागी हारू के ऊपर कितनी ज्यादा गुस्सा होती है और वो दरवाजा वहीं पर ही पटक के बंद कर देती है। कुछ देर बाद हम कमरे के अंदर उस बटलर को देखते हैं, जो कि हारू की तबीयत चेक कर रहा होता है। उसे काफी तेज बुखार था। इस बात पर नागी अभी भी गुस्सा थी पहले की बात को लेकर, और वो हारू से कहती है कि आखिर कोई लड़का इतनी जल्दी बीमार कैसे हो सकता, वो भी सिर्फ 2 मिनट ही तो बाहर था।
तो वो सबके सब नागी को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि नागी ने कैसे उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। यहाँ शाम के टाइम पर हम सुई को देखते हैं जो कि हारू के लिए मिल्क लाई हुई थी। नागी कहती है कि अफसोस हारू के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। हारू उससे कहता है कि तुम मेरे लिए जो भी पका लोगी मैं खा लूंगा। तो इस बात पर नागी भागते भागते किचन में चले जाते हैं कुछ खाने के लिए देखने के लिए। यहाँ किचन में साकुया और हम टोमा को देखते हैं जो कि नोटिस करते हैं कि नागी को कुछ भी नहीं आता, पता नहीं वो हारू के लिए कैसा खाना पकाएगी, और वो उस जगह में हारू के लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सुई को देखते हैं जो कि मारिया से कहती है कि हारू बहुत अच्छा लड़का है। जिस बात को सुनकर मारिया को मालूम पड़ता है कि सुई को भी हारू के ऊपर क्रश है और वो उस जगह में सोचने लगती है कि इस वजह से तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी अगर नागी को इस बारे में मालूम पड़ा तो। या हम अगले सीन में देखते हैं कि नागी ने हारू के लिए खिचड़ी बनाई हुई थी। अब वो डिश दिखने में तो ठीक लग रही थी, इसलिए हारू जब उसे टेस्ट करता है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि इसमें फ्लेवर है क्या। वो काफी ज्यादा कड़ा हो रहा था और घटिया। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर नागी समझ जाती है कि शायद खाना अच्छा नहीं बना, इसलिए वो उदास हो जाती है। हारू उसका दिल रखने के लिए उस जगह में झूठ बोलता है कि उसने वाकई में अच्छा बनाया है। तो इस बात को सुनकर नागी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे पूरा खाने के लिए कहती है। हारू को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है। यहाँ जब मारिया किचन में पहुंचती है तो वो देखती है कि नागी ने खाने में ऑयल डालने के बदले बर्तन धोने वाला साबुन डाल रखा है, वो भी 100 नींबू की शक्तियों वाला। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो कि वो खाना खा के बेहोश पड़ जाता है, ये कहते हुए कि उसका पेट भर चुका है। तो इस चीज पर नागी काफी ज्यादा खुश होती है और बाकी के प्लेट्स उठाकर किचन में रखने के लिए चले जाती है। यहाँ जब मारिया रूम में पहुंचती है तो वो नागी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतना घटिया खाना खाने के बावजूद भी वो बिल्कुल खुश है। आखिर तुमने नागी को सच क्यों नहीं बताया कि उसका खाना बहुत ही बेकार था। हारू कहता है कि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था और बात ये नहीं है कि उसने खाना बेकार बनाया, बल्कि मैं खुश हूँ कि उसने एटलीस्ट ट्राई तो करा, क्योंकि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने मेरा ख्याल रखा, क्योंकि उन्हें तो बस सट्टा लगाना पसंद था। यहाँ हम नागी को देखते हैं जो कि बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही होती है। मारिया के रूम से जाने के बाद हम देखते हैं कि नागी थोड़ी देर बाद जब हारू सो जाता है तो उसके रूम में पहुंचकर उससे माफी मांगती है और फिर उसके क्लोज जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त हारू अपनी आंख खोल देता है, ये कहते हुए कि उसके मुंह से चॉकलेट की बदबू आ रही है। तो इस बात पर नागी डर जाती है और गुस्से में आकर उसे कूट देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हारू घर में एक नई मेड से मिलता है जो कि उसे हेलो कहती है। इस बात पर हारू काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और मारिया के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था इस मेंशन में तुम्हारे अलावा और कोई भी मेड नहीं है। मारिया बताती है कि हाँ एक मेड है जो कि थोड़ा सा हेल्पिंग करती है, लेकिन वो हम लोगों की इतने भी क्लोज नहीं है। बट यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। इसके बाद मारिया जब इस मेहमान के बारे में नागी को बताती है तो नागी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपने बटलर से कहती है कि वो मेहमान जैसी हमारे घर में कदम रखे पहले ही उड़ा देना। यहाँ बार हारू जो कि एक लड़के से मिलता है जो था तो बच्चा लेकिन बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बात कर रहा था। वो हारू से बदतमीजी करता है, इवन कि उसे लात मार के पानी में गिरा देता है, लेकिन वो देखता है कि हारू बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हारू समझ जाता है कि शायद यही वो गेस्ट है। तभी उसी वक्त वहाँ पर वो नई वाली मेट भी आ जाती है जो कि उन दोनों से इस रोबोट के बारे में पूछती है। जब वो दोनों की दोनों सामने दिखते हैं तो वो रोबोट इन तीनों के ऊपर ही अपना निशाना लॉक करके शूट करने लगता है। तो हारू को मालूम पड़ता है कि शायद ये क्लाउस का रोबोट होगा और अब यहाँ हारू भी वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगता है और उन दोनों को ही पकड़ के डायरेक्ट लिविंग रूम में लैंड करता है, जहाँ नागी उस बच्चे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उस लड़के का नाम तारो है और वो कोई नहीं बल्कि नागी का फिनांसे है। इस बात पर हारू काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नागी का कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। तो जिस पर नागी उस जगह में गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है इस जैसे बदतमीज लड़के से शादी करने का, वो तो बस मेरी फैमिली ने इसको चुना है। हारू काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे लग रहा होता है कि कहीं ये लड़का पैसों के लिए सब कुछ तो नहीं करा, लेकिन तभी तारो जो कि वहाँ पर बात पलटने लगता है, ये कहते हुए कि नागी को तो खुशी मनानी चाहिए जैसे मुझ जैसा लड़का उससे शादी कर रहा है, नहीं तो उसकी जैसी बिगड़ी हुई लड़की से मुझे नहीं लगता कोई शादी करेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखती है कि सुई भी वहाँ पर उठ जाती है और उन सबसे पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो यहाँ पे तारो को देखकर उनसे पूछती है कि क्या ये इस घर का नया नौकर है, लेकिन दूसरी तरफ हम तारो को देखते हैं जिसे कि सुई की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो उसके प्यार में पड़ चुका था। इन सब चीजों को नागी और मारिया भी देख रहे होते हैं, तो वो दोनों के दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो तारो की सेटिंग सुई के साथ करा दे, तो इस वजह से नागी की एंगेजमेंट टूट जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मारिया उन सबको ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए बुलाने लगती है। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो कि सुई से कहता है कि जानती हो मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। यहाँ उन दोनों को बात करता हुआ तारो भी देख रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा
अच्छा नहीं लगता कि हारू सुई के पास है और सुई के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि शायद सुई उसे पसंद करती है। इस बात पर तारो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह में हारू को चैलेंज कर देता है खाना खाने के बाद उसी ग्राउंड में मिलने के लिए। और यहाँ हम ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर की वो दोनों के दोनों ही आमने सामने होते हैं, जहाँ उन दोनों ने कटाना पकड़ी की थी। यहाँ हारू अपनी पावर की झलक दिखाने के लिए अपनी कटाना से एक बड़ी चट्टान को टुकड़े टुकड़े में काट देता है, जिसे देखकर तारो की फट जाती है। लेकिन तभी भी वो सुई के सामने हीरो बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ के हारो के तरफ बढ़ने लगता है। अब इस चीज को देखकर हारो यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं ये मैच जानबूझ के हार जाऊं तो शायद सुई के नजर में तारो हीरो बन जाए और इसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। और इसलिए वो जानबूझ के हार जाता है और तारो को सबके सामने हीरो बना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हारो की एक्टिंग ओवर एक्टिंग हो जाती है, जिससे कि सबके सब पहचान लेते हैं कि वो जानबूझ के हारा है। यहाँ सुई काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है कि हारू ने एक छोटे बच्चे का दिल रखने के लिए जानबूझ के हारा। इस बात को जब तारो सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो रोते रोते उस जगह से भागने लगता है, ये कहते हुए कि हारू को तो वो बाद में देख लेगा। यहाँ मेंशन के अंदर हारू सोच रहा होता है कि आखिर वो तारो से कैसे माफी मांगे। उसका कोई भी मकसद नहीं था उसका दिल दुखाने का, लेकिन नागी उससे कहती कि उसकी किसको परवाह है, भाड़ में जाए वो। लेकिन दूसरी तरफ सुई कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि हारू को तारो से माफी मांगनी चाहिए। अब इस बात पर उन्हें भी यही लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हारू डिसाइड कर लेता है कि वो तारो के पास जाएगा उससे माफी मांगने के लिए। इसलिए हारू उनसे पूछता है कि आखिर उसका घर कहाँ है, तो वो लोग बताते हैं कि वो शिंजुकू सिटी के काफी बड़ी 2 बिल्डिंग्स के बीच में रहता है।